अच्छा, एक बड़ा दिलचस्प सवाल है। देखिए, पृथ्वी ना सूर्य से जितनी ऊर्जा लेती है, लगभग उतनी ही वापस अंतरिक्ष में भेज देती है। हम्म। तो अगर आना जाना बराबर है ऊर्जा का, हम्म। तो फिर हमें सूर्य से मिल क्या रहा है असल में? हमने ये सवाल पूछा भी था, तो कुछ लोगों ने कहा गर्मी, कुछ ने रोशनी, कि ऊर्जा इस्तेमाल हो जाती है। हाँ, ये आम जवाब है। पर यह सवाल जुड़ा है भौतिकी के एक बहुत ही मतलब अहम पर अक्सर गलत समझे जाने वाले विचार से। वो है एंट्रोपी। बिल्कुल, एंट्रोपी। हाँ, और ये वो चीज है जो मतलब छोटे-छोटे कणों के टकराने से लेकर पूरे ब्रह्मांड की कहानी, उसकी शुरुआत, उसका विकास, शायद अंत भी सब कुछ कंट्रोल करती है। सब कुछ। यही बताती है कि समय आगे ही क्यों बढ़ता है, पीछे क्यों नहीं, और शायद शायद जीवन क्यों है, इसका राज भी इसी में है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाते हैं। हाँ, कोशिश करते हैं। तो वापस आते हैं उसी पहेली पर। पृथ्वी का ऊर्जा बजट संतुलित है, जितना आया उतना गया। तो फिर ये मौसम, ये जीवन, ये सारी हलचल कैसे हो रही हैं? क्या सूर्य हमें सिर्फ ऊर्जा से कुछ ज्यादा दे रहा है? हाँ, यहीं पर एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट आता है। देखिए, क्लॉसियस ने इसके बारे में बताया था। बात सिर्फ ऊर्जा की मात्रा की नहीं, बल्कि उसकी क्वालिटी या कह लीजिए उपयोगिता की है। क्वालिटी मतलब ऊर्जा की एक आदत होती है, वो फैलना चाहती है, बिखरना चाहती है। यही ऊष्मप्रवैगिकी का दूसरा नियम है ना? हाँ, सेकंड लॉ। तो जब ऊर्जा एक जगह जमा होती है, फोकस्ड होती है, उसे कहते हैं कम एंट्रोपी। तब वो काम की होती है, उपयोगी होती है। अच्छा। और जब वो फैल जाती है, बिखर जाती है, तो वो हो जाती है उच्च एंट्रोपी वाली ऊर्जा। उसकी उपयोगिता कम हो जाती है। ठीक है, ठीक है। तो सूर्य सूर्य का इससे क्या लेना देना? सूर्य हमें जो ऊर्जा भेजता है ना, वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड, हाई क्वालिटी ऊर्जा होती है। मतलब कम एंट्रोपी वाले फोटोन। अच्छा, केंद्रित शक्तिशाली फोटोन। हाँ, अब पृथ्वी इस ऊर्जा को इस्तेमाल करती है। जैसे पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, हवाएं चलती हैं, हम सब जी रहे हैं। और फिर इस इस्तेमाल हुई, फैली हुई मतलब लो क्वालिटी ऊर्जा को वापस स्पेस में भेज देती है। ये होती है उच्च एंट्रोपी वाली ऊर्जा। अच्छा, तो मतलब ऊर्जा की मात्रा तो बराबर गई, पर उसकी शक्ल बदल गई। बिल्कुल सही। उसकी क्वालिटी बदल गई। अंदाजा ये है कि सूर्य से आने वाले हर एक हाई एनर्जी फोटोन के बदले में हम लगभग 20 लो एनर्जी बिखरे हुए फोटॉन्स वापस भेजते हैं। ओहो, 20 गुना ज्यादा फोटोन, पर कमजोर। हाँ, तो ऊर्जा का संतुलन तो बना रहा, पर एंट्रोपी बढ़ गई। और यही अदला बदली, कम एंट्रोपी लेना और ज्यादा एंट्रोपी छोड़ना, यही पृथ्वी पर लगभग हर चीज को चला रही है। हर चीज को? जैसे पौधे, वो सूरज की कम एंट्रोपी ऊर्जा पकड़ते हैं, फिर जानवरों ने खाते हैं। फूड चेन में हर स्टेप पर ऊर्जा फैलती जाती है, मतलब एंट्रोपी बढ़ती जाती है। असल में जीवन खुद, एक तरह से देखें तो, कम एंट्रोपी को उच्च एंट्रोपी में बदलने का एक शानदार तरीका है। और ऐसा करते हुए वो अपने अंदर मतलब लोकल लेवल पर एक जटिल व्यवस्था, एक ऑर्डर बनाता है। ये तो बड़ी अजीब बात है। मतलब जीवन का मकसद ऊर्जा फैलाना है। जेरेमी इंग्लैंड का कुछ ऐसा ही आइडिया ना? हाँ, उनका विचार इसी दिशा में है कि शायद जीवन इसलिए विकसित हुआ क्योंकि वो ऊर्जा को विखेरने, एंट्रोपी बढ़ाने का एक बहुत कुशल तरीका है। ये अभी शोध का विषय है, पर है बड़ा दिलचस्प। बिल्कुल। अच्छा, तो ऊर्जा के इस लगातार फैलने मतलब एंट्रोपी के बढ़ने से ही हमें समय का तीर मिलता है कि समय एक ही दिशा में क्यों चलता है? हाँ, काफी हद तक। देखिए, चीजें हमेशा कम संभावित अवस्थाओं से ज्यादा संभावित अवस्थाओं की ओर जाती हैं। जैसे वो रूबिक क्यूब वाला उदाहरण, सुलझा हुआ क्यूब एक ही अवस्था है, कम संभावना। हाँ, बहुत कम संभावना, कम एंट्रोपी। लेकिन बिगड़े हुए क्यूब की तो लाखों करोड़ों अवस्थाएं हो सकती हैं, ज्यादा संभावना। बिल्कुल, ज्यादा एंट्रोपी तो अपने आप चीजें बिखराव की तरफ ही जाएंगी, क्योंकि उधर जाने के रास्ते ज्यादा हैं। और हमारा ब्रह्मांड, उसकी शुरुआत कैसे हुई थी? माना जाता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक बेहद बेहद व्यवस्थित, मतलब अत्यंत कम एंट्रोपी वाली अवस्था में हुई थी। इसे पास्ट हाइपोथेसिस कहते हैं। शुरुआत में कम एंट्रोपी? अजीब है। मुझे लगा बिग बैंग तो महाविस्फोट था, मतलब बिखराव। हाँ, लेकिन वो बिखराव एक समान था। गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से देखें तो सभी पदार्थ का एक समान फैला होना एक बहुत ही खास, बहुत ही असंभावित स्थिति है, कम एंट्रोपी वाली। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण तो चीजों को खींचकर गुच्छे बनाता है, जैसे तारे, गैलेक्सीज। बिल्कुल। तो शुरुआत में सब कुछ स्मूथ था, ये कम एंट्रोपी थी। फिर गुरुत्वाकर्षण ने काम करना शुरू किया,
गुच्छे बने, तारे बने, गैलेक्सी बनी। इस प्रक्रिया में एंट्रोपी बढ़ी। और ये बढ़ती हुई एंट्रोपी हमें कहाँ ले जाएगी आखिरकार? अंत में शायद हीट डेथ या ऊष्मा मृत्यु की स्थिति में, जब सब कुछ इतना फैल जाएगा कि ऊर्जा का कोई प्रवाह नहीं बचेगा, कोई तापमान का अंतर नहीं, कोई हलचल नहीं, सब कुछ ठंडा स्थिर। उफ, ये तो बड़ा निराशाजनक अंत लगता है। हाँ, पर इसमें अरबों खरबों साल लगेंगे। और जरूरी बात यह है कि जो भी दिलचस्प चीजें हैं, जैसे जीवन, तारे, गैलेक्सी या वो चाय में दूध मिलाने पर बनने वाले पैटर्न्स, ये सब कुछ एंट्रोपी बढ़ने की प्रक्रिया के बीच में ही बनता है। न तो शुरुआती परफेक्ट ऑर्डर में, न ही अंतिम बोरिंग बिखराव में। सारी जटिलता इसी सफर में है। कमाल है। तो संक्षेप में कहें तो एंट्रोपी सिर्फ अव्यवस्था नहीं है, ये ऊर्जा का फैलाव है। हाँ, और यही फैलाव समय को दिशा देता है और जीवन जैसी जटिल चीजों को पनपने का मौका भी देता है। बिल्कुल। और ये सब मुमकिन हुआ सूर्य से मिली उस खास कम एंट्रोपी वाली ऊर्जा से, जिसका स्रोत खुद ब्रह्मांड की शुरुआती कम एंट्रोपी अवस्था है। वाह! हाँ, सब कुछ जुड़ा हुआ है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर जीवन और दूसरी जटिल संरचनाएं जैसे तारे या शहर वाकई ऊर्जा को ज्यादा तेजी से फैलाने और एंट्रोपी बढ़ाने में मदद करती हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि इनका बनना, इनका उभरना सिर्फ एक संयोग न हो? मतलब क्या ये प्रकृति की एक बुनियादी प्रवृत्ति हो सकती है, ब्रह्मांड का ऊर्जा फैलाने का अपना एक तरीका, जटिलता के जरिए? सोचने वाली बात है। क्या जटिलता खुद ब्रह्मांड के स्वभाव में है? इस पर सोचना होगा।